तो इजरायल और ईरान के बीच चल रहा यह महायुद्ध हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। मतलब यह कि इजरायल पूरी ताकत से ईरान के शहरों पर बम गिरा रहा है, फाइटर जेट से हमले कर रहा है। वहीं ईरान भी इजरायल को अपनी शक्तिशाली मिसाइलों से जवाब दे रहा है। सबूत के तौर पर स्क्रीन पर चल रहे वीडियो देखिए जो इजरायल में तबाही की गवाही दे रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इस तरह जवाब देगा। ईरान इस तरह अपनी मिसाइलों से इजरायल के मल्टी लेयर हाईटेक डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देगा। लेकिन पिछले 24 घंटों से कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईरान के टारगेट पर इजरायल का महत्वपूर्ण शहर तेल अवीव है, जहां ईरानी मिसाइलों की नॉनस्टॉप वर्षा हो रही है। अगर इजरायल और ईरान के बीच महायुद्ध के अपडेट की बात करें तो इजरायल ने जंग शुरू होने के चौथे दिन 2250 किलोमीटर दूर से ईरान पर मिसाइल प्रहार किया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने 100 मिसाइलों के साथ इजरायल पर हमला किया। ईरान के हमले में इजरायली सेना के डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपने युद्ध भूमि से आए कई विस्फोटक वीडियो देखे। सत्ता के न्यूज मित्रों को भी नए वीडियो हम दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये जंग और भी भीषण होती जा रही है। लेकिन पहले 7 सवाल और 7 जवाब वाली वो कुंजी दिखाते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि इजरायल और ईरान में चल क्या रहा है। पिछले 85 घंटों से यह महायुद्ध चल रहा है। शुक्रवार सुबह 5:30 बजे इजरायल ने पहली बार अटैक किया था। ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था। अगला सवाल यह है कि अब तक इजरायल के हमलों से ईरान में कितनी मौत हुई है। तो आपको बता दें कि ईरान में 224 लोगों की जान जा चुकी है और इजरायल अभी भी रुकने वाला नहीं है। ऐसा लगता है यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। ईरान के अब तक कितने लोग मारे गए या कितना नुकसान हुआ है, तो ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है और इसी को ध्यान में रखते हुए इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट कर रहा है। सवाल है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कहां हैं और आगे उनका क्या होगा। खबर है कि खामनेई इजरायली हमलों से बचने के लिए एक बंकर में छिपे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि अब तक ईरान ने इजरायल की ओर से 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और इससे भी बड़े हमले की वो तैयारी कर रहा है। जहां तक बात इजरायल के नुकसान की है तो अब तक ईरान के हमले में 23 लोगों की मौत की खबर है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया है। इजरायल की ओर से यह दावा किया गया है। 5 नए वीडियो से अब आपको बताते हैं कि ईरान कैसे इजरायल को जवाब दे रहा है, कैसे ईरान की मिसाइलें इजरायल के शहरों को हिट कर रही हैं। ये तेल अवीव की तस्वीर है जहां ईरान की मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई, पूरी इमारत में आग लग गई। दूसरी तस्वीर अमेरिकी दूतावास की है। ईरान की मिसाइलें इजरायल में अमेरिकी दूतावास पर गिरी, इससे तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी दूतावास को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास के इलाकों में काफी क्षति हुई है। ईरान कैसे इजरायल की ओर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, अगले वीडियो में देखिए। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान ने इजरायल पर ज्यादातर ऐसी ही मिसाइलों से अटैक किया है। इजरायल का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को नाकाम कर रहे हैं, जबकि ईरान ने इजरायल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर अटैक का दावा किया है। ईरान की सेना ने इजरायल के रेहोवोट में स्थित वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया है। इस हमले में बिल्डिंग तबाह हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। ईरान ने इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर भी हमले का दावा किया है। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में हवाई हमले के सायरन बजने से लाखों लोग बंकरों में। नेतन्याहू के लिए चुनौती यह है कि ईरान अब महत्वपूर्ण ठिकानों को हिट कर रहा है और इन्हीं ठिकानों में से एक है वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ईरान ने इजरायल के वीजमैन इंस्टीट्यूट पर मिसाइल हमला किया है। वीजमैन संस्थान दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक केंद्रों में से एक है। वीजमैन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जैमिंग जैसे सैन्य उपकरण पर शोध होता है। जीपीएस नेविगेशन और सैन्य कोड की सुरक्षा पर भी वीजमैन में रिसर्च होता है। वीजमैन इंस्टीट्यूट में 30 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय हैं। संस्थान में करीब 2500 शोधकर्ता और कर्मचारी काम करते हैं। वर्ष 1934 में चैम वीजमैन ने डैनियल सेफ रिसर्च के नाम से इसकी शुरुआत की थी। ईरान की सेना ने इजरायल पर हमले के लिए शाहेद हाज कासिम मिसाइलों का उपयोग किया है। इन मिसाइलों का वजन 660 से 1540 पाउंड था। हालांकि इजरायल की आयरन डोम ने अधिकांश मिसाइलों को रोक लिया, हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइलें सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में कामयाब रही। इजरायल का दावा है कि इस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले में ईरान ने इजरायल के महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा पर भी अटैक किया था, जहां से इजरायल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है।
ईरान लगातार मिसाइल से हमले कर रहा है, वही इजराइल मजबूत डिफेंस के साथ एयर स्ट्राइक पर जोर दे रहा है। इजराइल ने इस युद्ध में अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। ईरान पर 2250 किलोमीटर दूर से यह एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली एयरफोर्स से यह हमला किया गया है। अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास एयर स्ट्राइक की गई। ईरान के मशहाद बेस को इजराइल की सेना ने टारगेट किया है। फाइटर जेट से ईरान के बोइंग पर अटैक किया गया। हवाई ईंधन भरने के लिए बोइंग में फ्लाइंग बूम लगा था। इस हमले में क्या नुकसान हुआ है यह भी जान लीजिए। बोइंग KC-707, बोइंग 747-131F, बोइंग 747-270C तबाह हो गए। आपको बता दें कि इजराइल के हमलों में अब तक ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। IRGC खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काजमी मारे जा चुके हैं। खुफिया अधिकारी हसन मोहद्दे मोहसिन बाघेरी भी मारे जा चुके हैं। कहानी यही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि इजराइल जिस तरह से इस अटैक की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, अभी भी इजराइल नए तरीके से हमले की रणनीति बना रहा है। खबरें आ रही हैं जो उसके अनुसार इजराइल ईरान पर लेबनान के दाहिया जैसा हमला कर सकता है। इजराइल जल्द ही तेहरान में दाहिया सिद्धांत लागू कर सकता है। आपको बता दें कि दाहिया सिद्धांत इजराइल की सबसे विनाशकारी सैन्य रणनीति है। दाहिया सिद्धांत में इजराइल अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। दाहिया सिद्धांत के तहत इजराइल ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा। वर्ष 2006 में लेबनान के दाहिया पर हमले के बाद इजराइल का दाहिया सिद्धांत बना था। दाहिया सिद्धांत के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यह कि इसमें भविष्य के हमलों को रोकने की कोशिश होती है, और दूसरा उद्देश्य दुश्मन देश के नागरिकों को वहां की सत्ता के खिलाफ भड़काने का होता है, जिसका एक उदाहरण नेतन्याहू भी दे चुके हैं। इजराइल की इन तैयारियों के बीच ईरान में डर का माहौल है। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। खामनेई के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ की ईरान से भागने की कोशिश वहां पर बहुत चर्चा में। डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं। रूस में शरण पाने के लिए क्रेमलिन के अफसरों से बातचीत भी की है। सूत्रों के अनुसार रूस ने युद्ध बढ़ने पर सेफ पैसेज देने का वादा भी कर दिया है उनको। आपको बता दें कि अली असगर हिजाजी ईरान के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह ईरान सरकार के रवैये से नाराज है। ईरान में चर्चा सिर्फ तख्ता पलट की नहीं है, बल्कि चर्चा खामनेई की हत्या वाले प्लान की भी है। हालांकि अमेरिका ने इस पर अपना वीटो पावर लगा दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अंतिम वक्त में खामनेई की हत्या के इजरायली प्लान को रोक दिया है। जंग के पहले दिन से इजरायल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई थे। बताया जा रहा है कि ट्रंप राजनीतिक नेताओं की हत्या के खिलाफ हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक नेताओं की हत्या की चर्चा भी हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप जंग रोकने और ईरान से बातचीत की कोशिश में। अमेरिका बार बार ईरान पर हमलों में शामिल होने से इनकार करता रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि पायलट तेहरान के ऊपर है, तेहरान जल रहा है। उनका इशारा साफ है कि अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखने को मिला है, पिक्चर अभी बाकी है। और इजरायल के हमलों के बीच नेतन्याहू का एक सनसनीखेज दावा भी ट्रेंड कर रहा है, जो उन्होंने ट्रंप को लेकर किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का प्लान ट्रंप की हत्या करने का है। यह भी कहा है कि ईरान ने प्रॉक्सी की मदद से ट्रंप को मरवाने की कोशिश की। तो पिछले 4 दिनों से चल रहे इजरायल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका बार बार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो इस युद्ध में इजरायल के साथ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना अमेरिका के समर्थन के इजरायल इतना बड़ा अटैक कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप से इसको लेकर कई सवाल पूछे गए। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप ने इशारों में क्या कहा, यह भी समझिए। और अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड नीति का परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो सत्य है कि पाकिस्तान पर अमेरिका की मेहरबानी बहुत भारी पड़ सकती है। इसे आप अगली खबर से समझिए। ईरान के IRGC जनरल मोहसिन रेजाई ने बड़ा दावा किया है। दावा है पाकिस्तान ने इजरायल पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी है। यह कहा है कि अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा। पाकिस्तान इजरायल पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा। हालांकि IRGC जनरल के दावों से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इनकार किया है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में चैंपियन है। और सत्ता में अब उस ड्रीम लाइनर विमान की बात जिसने 12 जून को कई परिवारों के ड्रीम्स जलाकर खाक कर दिए। लेकिन अब बोइंग के ड्रीम लाइनर प्लेन्स को लेकर अलग अलग देशों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश क्यों हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है।
लेकिन अब बोइंग के इन विमानों को लेकर जो सीरियस एपिसोड रिलीज हो रहे हैं उनमें तकनीकी खराबी वाला एंगल बताया जा रहा है। पहली खबर लंदन से है, जहां ड्रीमलाइनर 7878 से संचालित ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन खबर है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट वापस लौट आई। लेकिन वापस आने से पहले विमान के पायलट करीब 1 घंटे तक 45 मिनट 1 घंटे से लेकर तक उसे हवा में घुमाते रहे। और आज ऐसी एक खबर हांगकांग से भी आई है, जहां दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी की बात सामने आई है और यह उड़ान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर की थी। इन सब के अलावा आज लुफ्थांसा एयरलाइन के बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह प्लेन फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन उसे हैदराबाद में लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों पर अचानक से संकट कैसे भारी है। वैसे ऐसे ही विमान की एक डराने वाली तस्वीर लखनऊ के एयरपोर्ट से भी आई है, जहां लैंडिंग के बाद प्लेन के पहियों से निकलती चिंगारी और धुएं को लेकर लोगों की सांसें अटक गई हैं। यह सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट थी, जो जेद्दाह एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची थी। इसमें क्रू मेंबर्स समेत 250 लोग सवार थे, लेकिन रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान आगे आ रहा था, तभी पहियों से आग की तस्वीर ने हर किसी को डरा दिया। तुरंत इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई और फिर पायलट ने खतरे को देखते हुए विमान रोक दिया और हादसा टल गया। वैसे ये प्लेन बोइंग का नहीं था, लेकिन लंदन और हांगकांग में बोइंग ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसका डर लोगों में ज्यादा है। वैसे आज जिस बोइंग के विमानों को लेकर इस तरह की चिंताजनक खबरें आ रही हैं, उसने अपनी कामयाबी का वो दौर भी देखा है जब लोग कहते थे इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी अगर प्लेन बोइंग नहीं है तो वो सफर नहीं करेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद इसी बोइंग का वो दौर भी आया जब लोग कहने लगे इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। और एक बार फिर लोगों में बोइंग वाला डर दिख रहा है, जिस पर हमने एक कुंजी तैयार की है। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि बोइंग 109 साल पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत वर्ष 1916 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट विलियम बोइंग ने की थी। हालांकि पहले उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम एरो प्रोडक्ट्स रखा था, लेकिन अगले ही साल इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कर दिया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। इसके बाद अगले कई दशकों तक प्लेन प्रोडक्शन के सेक्टर में बोइंग की सत्ता बन गई। लोगों का यकीन इतना ज्यादा हो गया कि लोग कहने लगे कि अगर विमान बोइंग का नहीं है तो वो उस विमान में यात्रा ही नहीं करेंगे। लेकिन लंबे वक्त तक इस सेक्टर में राज करने के बाद बोइंग का डाउनफॉल भी शुरू हुआ और इसकी वजह बने कुछ हादसे। बोइंग के लिए पहली चुनौती बनी यूरोप की फ्लाइट मेकिंग कंपनी एयरबस, जिसने 2010 में नियो A320 विमान लॉन्च किया, जो बोइंग के विमानों को कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी बोइंग ने जल्दबाजी में 737 मैक्स विमान बनाए और इसी के बाद बोइंग के विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। इसकी वजह थे वर्ष 2018 और 2019 में सिर्फ 5 महीने के अंदर हुए 2 बड़े प्लेन हादसे, जिसमें 346 लोगों की मौत हुई और ये दोनों ही हादसे 737 मैक्स विमान के थे। इन घटनाओं के बाद बोइंग के 737 मैक्स विमान करीब 20 महीने तक उड़ान नहीं भर पाए। कंपनी को 9.4 हजार करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और मुआवजा देना पड़ा। बोइंग के शेयर्स गिरने लगे और बोइंग के विमानों से यात्रा करने से परहेज करने लगे लोग। हालांकि इसके बाद कंपनी ने 737 मैक्स विमानों के कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किए और फिर इस मॉडल की उड़ानें शुरू हुई। वैसे तो विमानों के सफर को दुनिया के सबसे सुरक्षित सफर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अगर वर्ष 2014 से लेकर 2023 के बीच हुए प्लेन हादसों पर गौर करें तो भी बोइंग पर दाग दिखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच 56 प्लेन क्रैश में 2996 लोगों की मौत हुई है और इनमें से भी अकेले 50% मौत बोइंग के विमान हादसों में हुई है। और अब मौत के आंकड़ों में अहमदाबाद में हुई 241 मौत भी शामिल हो गई। हालांकि 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास में पहली बार कोई प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। 787 ड्रीमलाइनर। हालांकि आज भी बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन्स को दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। ड्रीमलाइनर 787 को बनाने वाली कंपनी बोइंग का दावा है कि 14 साल से भी कम समय में ड्रीमलाइनर विमानों की करीब 50 लाख उड़ानों के जरिए अब तक 1 अरब से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं और आज भी दुनिया में करीब 1100 ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं और अब भी कंपनी के पास 889 ड्रीमलाइनर का बैकलॉग है।
यानी बोइंग को अभी करीब 900 विमान अलग अलग कंपनियों को डिलीवर करने, और इसमें एयर इंडिया का नाम भी शामिल है और दुनिया में करीब 76 बड़ी एयरलाइंस इनका इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ जो हुआ, उसे लेकर लोगों के मन में एक डर जरूर बैठ गया है और इसके बाद 787 ड्रीम लाइनर के साथ तकनीकी खराबी की खबरों ने इस डर को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि इन सवालों के बीच सच यही है कि बोइंग आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी में एक है। एरोस्पेस में बोइंग की सत्ता कितनी मजबूत है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। दुनिया भर में इसके 10,000 कमर्शियल विमान चल रहे हैं। बोइंग की सबसे ज्यादा 39% कमाई डिफेंस, स्पेस और सुरक्षा क्षेत्र से होती है। वही कमर्शियल प्लेन से कंपनी 32% तक कमाई करती है। इसका मुख्यालय शिकागो में है। कंपनी के दुनिया भर में करीब 1,40,000 कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 तक बोइंग का मार्केट कैपिटल लगभग 8,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यह कंपनी प्लेन, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचती है। यानी ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो फाइटर जेट से लेकर कमर्शियल प्लेन तक बनाने में माहिर है। लेकिन हाल फिलहाल में बोइंग के नाम के साथ जो कुछ जुड़ा है वो भी कम दर्दनाक नहीं है। ये कह नहीं सकते कि इसमें क्या तकनीकी खराबी होती है। कई बार जो है छोटी मोटी खराबी के कारण भी जो है हम लोग चलते रहते हैं। जैसे नेविगेशन में कुछ हुआ या कोई अगर क्रिटिकल नहीं है तो जो है वो उसको सेफ्टी, अगर उसको एयर सेफ्टी अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है और नॉट जेपरडाइजिंग सेफ्टी, एयर सेफ्टी, तो वो पायलट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते कि एयरबस ज़्यादा सुरक्षित है या बोइंग ज़्यादा सुरक्षित है। सारे जहाज जो हैं वो सुरक्षित हैं और सबको इसी उससे बनाया जाता है कि सबके सारे पैरामीटर सब कुछ चेक होता है। तो थ्योरी और सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन असल में प्लेन के साथ आखिरी 30 सेकंड में क्या हुआ जिसने 241 लोगों की जिंदगी छीन ली, और उन्हीं में से एक थे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, जिनका आज अंतिम संस्कार राजकोट में किया गया। आज विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंपा गया और फिर उसे एक चार्टर्ड प्लेन से अहमदाबाद में से राजकोट लाया गया। करीब 1 घंटे तक उनके शव को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया और अब रामनाथपरा स्मशान घाट में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे पिताजी श्री विजय भाई रूपाणी ने अपने 50-55 साल के राजकीय और सामाजिक सफ़र में यही लाखों करोड़ों जिंदगियों को छुआ है। उनकी जो पापा के जो कार्यों की जो सुवास है वो आज पूरे गुजरात में महक रही है और उसी की वजह से आज काफ़ी लोग दुखी हैं। और अहमदाबाद के विमान हादसे के बाद अब एक और हादसे की बात करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटने से 4 लोगों की जान चली गई। जिस वक्त ये पुल गिरा वहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ थी। 60 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। अब सवाल यह है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। जानकारी के मुताबिक ये पुल 35 साल पहले यानी वर्ष 1990 में बना था, लेकिन उसके बाद से किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट कभी नहीं हुआ। इन 35 सालों में पुल पर किसी भी तरह की मरम्मत का काम भी नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक ने कई बार प्रशासन को पत्र लिखकर शिकायत की थी। इस लोहे के पुल को आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जानकारी यह भी है कि हादसे से पहले गांव वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी कि पुल पर क्षमता से अधिक लोग मौजूद हैं। पुलिस आई भी थी और लोगों को पुल से हटाया भी था,
लेकिन पुलिस वालों के जाने के बाद लोग दोबारा पुल पर चढ़ गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। अब विपक्ष कह रहा है कि इस हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि हादसे की पूरी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन सवाल फिर वही है कि ऐसी कार्रवाई के लिए हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है। घटना अतिशय दुर्दैवी आहे आणि वेदनादायी आहे। यामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ते म्हणाले 38 लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले। एनडीआरएफची टीम, लोकल रेस्क्यू टीम त्या ठिकाणी काम करते आहे आणि चौकशीमध्ये जे कोणी दोषी असतील, कारण लोकांचा मृत्यू झालेला आहे, त्यामुळे कुणालाही पाठीशी घालण्याचं काही कारण नाही आहे। त्यामुळे चौकशी अंती पुढील जी काही कार्यवाहीची प्रक्रिया आहे। कुछ मिसिंग के कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन नदी के प्रवाह में कुछ है तो उसका सर्च कर रहे हैं। कल तकरीबन 3 से 4 लोगों को वहाँ से डेड कैजुअलिटी निकाली है। आज लेट नाइट तक, जब तक रिकवरी पूरी नहीं होती तब तक ऑपरेशन चालू रहेगा। The doctors, the entire, all the hospitals teams are overworking and trying their best to give confidence to every family. By God's grace, we have a lot of people, but most are not hurt as badly as we thought. So we are all praying and trying our best to solve it. अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का साइप्रस दौरा आज खत्म हो गया। उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से नवाजा गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। कहा कि यह सिर्फ पीएम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और विचारधारा का सम्मान है। इससे पहले पीएम मोदी का प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा कि साइप्रस लंबे वक्त से हमारा भरोसेमंद साझेदार रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साइप्रस भारत के साथ खड़ा है। भारत और साइप्रस की इस दोस्ती पर सिर्फ 70 सेकंड की यह वीडियो रील देखिए। मुझे साइप्रस के इतने बड़े सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और साइप्रस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना हो गए। लेकिन अब बात करते हैं सत्ता में जातीय जनगणना की, जिसको लेकर आज गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी, जिसके साथ जनगणना का पूरा शेड्यूल और प्रक्रिया पता चल गई है। न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल जरूर होगा कि नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन जनगणना की प्रक्रिया कब से शुरू होगी? तो इसका जवाब यह है कि आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही जनगणना की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में पहले जनगणना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर जनगणना का काम शुरू होगा। इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में जनगणना होगी। इसके बाद दूसरे चरण में देश के बाकी हिस्सों में जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी है कि जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा होगा, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 को पूरा होगा। अब सवाल यह है कि इस जनगणना में जाति वाला डेटा कैसे जुटाया जाएगा। दरअसल इस प्रक्रिया में लोगों से जाति और उपजाति पूछी जाएगी। इसके लिए जाति और उपजाति के कॉलम जोड़े जाएंगे। आजादी के बाद यह पहली बार है जब देश में जातीय जनगणना हो रही है।
इस बार जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। जातीय जनगणना के फैसले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कैसा सियासी क्लेश है, इस पर यह रील देखिए। कभी मुक्ति मिलती नहीं है